अमावस्या की अंधेरी रात थी, इसलिए जंगल और ज्यादा भयानक दिखाई दे रहा था। उस 8-10 वर्ष के बालक का दिल भी कितना मजबूत रहा होगा कि शमशान बन चुके उस छोटे से गांव में वो फिर लौटा था, वो भी उस पिता के साथ जो कि अब चलता फिरता प्रेत दिखाई देने लगा था, जिसका व्यवहार अब अपेक्षाकृत ज्यादा कठोर हो गया था। उसे अपने बालक की भूख, प्यास, थकान या मनोभाव से कोई मतलब ही नहीं रह गया था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसका अपना बेटा कपड़े की उस बड़ी सी पोटली से कितना भयभीत है, जिसे वो कंधे पर लटकाए चला जा रहा है। वह पोटली जिसमें से बाहर निकलते किसी औरत के लंबे काले बाल जमीन पर लटक रहे हैं, लहरा रहे हैं। वह ठीक उसी जगह ठहरे जहां कभी उनकी छोटी सी कुटिया हुआ करती थी। पिता ने बेटे को एक कंबल दिया और उससे कुछ दूर जाकर एक विशेष क्रिया की तैयारी करने लगा। उसने जमीन पर कुछ चिन्हों को बनाना शुरू किया और देखते ही देखते उन चिन्हों से एक विशाल घेरा तैयार कर लिया। उसके बीच एक यज्ञ कुंड है जो एक लंबे समय बाद आज उपयोग में आने वाला है। उसके पिता उसमें लकड़ियां सजा रहे थे और यहाँ ये बच्चा उनकी दी हुई हिदायतें खुद में दोहरा रहा था कि क्रिया के दौरान उसे कुछ भयानक आभास हो सकते हैं, लेकिन उसे डरना नहीं है। किसी की भी पुकार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। यदि उसके पिता भी उसे खतरे में दिखें तो भी विचलित नहीं होगा और न ही उनकी सहायता के लिए उठेगा। यदि उसके पिता को कुछ हो भी जाता है तो बिना कोई आवाज किए, प्रतिरोध किए चुपचाप यहां से लौट जाएगा। वहां यज्ञ में आग धधकने लगी थी। उसके पिता ने पोटली में से एक आखिरी सामान निकाला, जो था रानी चंद्रिका का कटा हुआ सिर। इस शीश को ढूंढने के लिए उसके पिता ने जंगल के बीच बहती उस नदी को एक सिरे से दूसरे तक छान मारा था। अब वक्त था उस सिर पर एक खास तरह की विधि करने का। लगभग आधी रात गुजर चुकी थी। उसके पिता की भारी और गहरी आवाज में लगातार बोले जा रहे वो मंत्र अब अपना असर दिखाने लगे थे। कई तरह की भस्म, जड़ें, आहुतियां और मंत्रों के बाद कुंड के चारों दिशाओं में माहौल भारी होने लगा था। इस बालक ने अपने जीवन में इस तरह के कर्मकांड बहुत देखे थे, इसलिए वो अब तक तो नहीं घबराया था। लेकिन फिर उसे महसूस हुई जमीन में हो रही एक धीमी सी कंपन, और फिर वो कंपन वहां पड़े कंकरों में फैल गई थी। जमीन पर फैले कंकर, पत्ते, धूल हवा में कुछ इंच तक उठे तैर रहे थे, जो उसने पहली बार देखा था। हवाओं में घुल रही ये सरसराहट भी आज पहली बार वो सुन रहा था, मानो सैकड़ों लोग आपस में फुसफुसाकर बात कर रहे हों। ये उसके पिता कौन सी विधि कर रहे थे जिसके ऐसे प्रभाव हो रहे थे? अचानक उसे पीछे जंगल के अंधियारे में से अपनी मां की पुकार सुनाई दी, लेकिन उसे पता था कि ये केवल माया है। उसे पलटकर देखना या पुकार का जवाब नहीं देना है। वो वैसे ही बैठा रहा और वो पुकार आती रही। एक बार, 2 बार, 3 बार, और फिर धीमे धीमे टहलती हुई उसकी मां उसके सामने ही आ खड़ी हुई। उसके 1 साल के भाई को अपनी कमर में उठाए वह इसे एक टक तकती रही। बालक ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में नहीं, और नजरें दूसरी ओर फेर ली। वो जानता था कि ये उसकी मां नहीं है। यदि इसने कोई प्रतिक्रिया दी तो ये शक्ति उसे इसी पल जंगल के उस अंधेरे में खींच ले जाएगी। उसकी उस उदासीनता पर वह औरत कुछ और देर उसके सामने खड़ी रही और फिर उसी तरह टहलती हुई कहीं चली गई। बालक कुछ देर वैसे ही रहा और फिर हिम्मत कर उस तरफ देखा जहां वह गई होगी। वह तो नहीं थी, लेकिन उससे भी बुरा कुछ था। जंगल में जगह जगह आग की लपटें उठने लगी थी, जो असल में मानव आकार में थी, और उन्हीं से ये दर्द भरी चीखें उठ रही थी। ये सैकड़ों में थी और गिरती पड़ती इसी तरफ आ रही थी। वो तुरंत खड़ा होकर अपने पिता को आवाज देने वाला था कि फिर ठहर गया। उसे ऐसा नहीं करना है। वो कंबल में खुद को ढांपे किसी बड़े पत्थर की तरह ऐसे अचल बैठ गया, मानो किसी को वो दिखाई ही नहीं दे रहा हो। कंबल से बस उसकी एक आंख बाहर देखने का साहस जुटा पा रही थी। वहां कुंड की आग जंगल के पेड़ों की ऊंचाई को मात करने लगी थी। उसके पिता का शरीर पसीने से तर हो रहा था। उनके जख्मों से रिसने वाला खून अब बहने लगा था, लेकिन वह रुके नहीं। एक अजीब सी जिद उनकी आवाज उनके चेहरे से झलक रही थी। उनके पूरे बदन में हो रही उस कंपन से मानो पूरा माहौल कांप रहा था। मंत्रों के बीच में
वो अपना हाथ अग्नि में डालकर कुंड से सुलगती हुई राख निकालकर चंद्रिका के सिर पर छिड़कता। ऐसे उसने कितनी ही बार किया और हर बार कुछ देर उसे ताकता, जैसे उस सिर से किसी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हों। ये कोई नया प्रयोग था जिसके सफल होने की कोई उम्मीद उसके पिता के चेहरे पर भी नहीं थी। लेकिन फिर कुछ हुआ। कुंड से कुछ दूर भूर भूरी सी मिट्टी में कुछ हरकत होने लगी, मानो वहां से कुछ निकलकर बाहर आने को हो। फिर वहां पड़ी हल्की दरारों से पानी रिसने लगा, जो कि जल्द ही काले बदबूदार कीचड़ में बदल गया। उस छोटे से दलदल जैसी कीचड़ में बुलबुले उठ रहे थे और फिर अचानक वहां एक गोल गड्ढा बन गया, जिसमें से एक गहरी और भयानक सी चीख सुनाई दी। एक पहर से धधक रही कुंड की वो आग यूं धपकर बुझ गई, मानो उसे कुंड ने ही एक सांस में वापस निगल लिया हो। हवाओं में तैरते कंकर पत्थर सभी वापस जमीन से जा टकराए। उसके पिता के मंत्रोच्चारण की आवाज भी शांत हो गई। पूरा माहौल एकदम सन्नाटे में डूब गया। फिर अचानक झकझोर देने वाली एक कर्कश चीख के साथ ये सन्नाटा भंग हुआ। ये किसी स्त्री की दीर्घ चित्कार थी, जिसे सुनकर अनायास ही इसकी आंखें चंद्रिका के सिर पर गई। ये चित्कार वहीं से आई थी और इस समय वो कटा हुआ सिर अपने दांत किटकिटा रहा था। उसकी लंबी चीख के साथ जंगल जैसे कुछ देर को जाग उठा था। पक्षी, पशु, कीट सभी एक साथ आवाजें करने लगे थे। इस बालक का सिर इस दृश्य को देखकर घूमने सा लगा था कि उसके पिता उस कटे हुए सिर से बात कर रहे हैं। वह मानो उसे कोई आदेश दे रहे थे और देखकर लगता ही नहीं था कि वह चंद्रिका से बात कर रहे हों। वो तो मानो उस शीश के माध्यम से किसी ऐसी शक्ति से बात कर रहे थे जिसका आभास ही शरीर की सारी शक्ति चूस रहा था। इस बालक को पहली बार एहसास हुआ कि दर्द से ही पीड़ा हो। ये जरूरी नहीं। इस समय उसे अपने शरीर के रोम रोम से जैसे ठंडी भाप छूटती महसूस हो रही थी। उसका मन तो हो रहा था कि अभी भागकर पिता से लिपट जाए, लेकिन उसका शरीर भय से जड़ हो चुका था। कुछ आदेश और वचन देकर उसके पिता ने उठकर चंद्रिका के सिर को एक छोटे से संदूक में बंद कर दिया। उसके साथ कुंड से कुछ अंगार, राख और कुछ सामग्री भी रखी। अब उनके चेहरे पर एक विजयी भाव था। लंबे अरसे बाद उन्होंने अपने बालक की ओर उसी प्रेम से देखा जो कितने ही समय से उसकी आंखों से नदारद था। वह कुछ देर आकर अपने बेटे के पास बैठे और उससे बात की। ये जो क्रिया मैंने की है, ये जो कुंड जलाया है, ये मानो एक चिता है जिसमें भद्रपुर और उसके सभी दोषी धीरे धीरे जलकर राख हो जाएंगे। वह अपनी ही धुन में बोल गए, किंतु ये आपने किया क्या बाबा? तुम स्वयं देखोगे। राजा वत्स को लगता है कि वो पूरे संसार में अजेय हो गया है, वही अंतिम निर्णय करने का अधिकार रखता है, लेकिन तुम स्वयं देखोगे कि मानव की बुद्धि और बल से भी कहीं अधिक बलशाली तत्व इस धरती पर उपस्थित है। आज मैंने उन्हीं में से एक तत्व का आह्वान किया है। उन्होंने बालक के बालों पर हाथ फेरा। सुबह होने वाली थी। जब कुंड की राख ठंडी हो गई तो उन्होंने सारे अंगार वगैरह निकालकर वहां एक गड्ढा बनाया और उस संदूक को वहीं दबा दिया। उनके ऐसा करने के साथ ही जंगल में चित्कार कर रही आग की वह सैकड़ों मानव आकृतियां तेजी से लुप्त हो गई। जानवरों की हंकारें भी शांत हो गई। माहौल अचानक कुछ हल्का हो गया। अब हवा के साथ केवल कोहरा बह रहा था। सब कुछ खामोश था। बस जमीन के नीचे से चंद्रिका के सिर की वह भयानक हंसी और चीखें अब भी सुनी जा सकती थी। 8 कमरों वाले इस उजाड़ घर में वह कहां छुपे होंगे, इसका अंदाजा मनवर चौहान को बिल्कुल नहीं था। चिंता की बात यह है कि शशांक अब उनके पास था। एक हाथ में रिवाल्वर कसे हुए मनवर इस घर की रसोई के एक कोने में छुपा मुख्य दरवाजे पर नजर रखे हुए था। इसके अलावा यहां से बाहर जाने का कोई और रास्ता नहीं है। अगर ये छत के रास्ते भागना चाहें, तो भी उन्हें लॉबी से लगती हुई सीढ़ियों का ही इस्तेमाल करना होगा, लेकिन वह भी मनवर की नजरों में है। अर्जुन की योजना के मुताबिक चंद्रदेव कुल से 2 खास आदमी शशांक को छुड़ाने आखिर आ ही पहुंचे थे, लेकिन गड़बड़ केवल इतनी हो गई कि इस वक्त चौहान यहाँ अकेला था। उसे जैसे ही आभास हुआ कि घर में किसी बाहरी आदमी की घुसपैठ हुई है, तो वो चौकन्ना हो गया। बिना कोई शोर किए जब उसने शशांक के कमरे की दीवार पर कान लगाया तो पता चला कि जो 2 लोग उसे छुड़ाने आए थे
वो आर्यन और मानव चंद्रदेव ही है। उसने तुरंत अर्जुन को खबर की, लेकिन वो कब तक यहाँ पहुंचेंगे ये तय नहीं है। नहीं उसे ये पता है कि आर्यन के पास किस तरह के हथियार हैं। खाली हाथ तो वो शशांक को छुड़ाने निकले नहीं होंगे। आर्यन और मानव उस कमरे से निकलने को थे, लेकिन मनवर ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगा उस जंग लगे दरवाजे को गिरा देने में। फिर वो तीनों बिखर गए और उनसे छोटी सी मुठभेड़ के बाद मनवर यहाँ रसोई में छुपकर घात लगाए बैठा था। इस वक्त उसे खुद के अलावा बस अपनी रिवॉल्वर पर भरोसा है। लगभग 15 मिनट से वह रसोई के कोने में सांस रोके बैठा रहा कि कोई उसके सामने आ जाए, लेकिन कोई आहट तक नहीं आई। कहीं गलती से भी ये लोग हाथ से निकल गए तो लगभग 20 दिनों की सारी मेहनत नाली में बह जाएगी। आखिरकार वही सरकता हुआ रसोई के दरवाजे तक आ गया। यहाँ एकाक से उसने बाहर झांका। लॉबी सुनसान पड़ी है। उसने दाईं ओर के गलियारे की तरफ देखा और फिर बाईं तरफ छत को जा रही सीढ़ियों को भी। कहाँ छुपे हो सकते हैं? वो खुद में ही बुदबुदाया और सामने देखा। लॉबी के बीच रखा एक पुराना सोफा है जिसके पीछे वो छुपे हो सकते हैं। उस सोफे से दरवाजे का रास्ता भी बस कुछ ही कदमों का है। मनवर ने खुद को कठोर करते हुए एक लंबी सांस खींची। जो होगा देखा जाएगा। उसने जैसे ही एक कदम रसोई के दरवाजे से बाहर रखा, एक छोटा सा तीर उसके दाई हाथ के कंधे पर आ धंसा। एक आह के साथ मनवर के हाथ से वह रिवॉल्वर नीचे गिर गई। जितनी देर में उसने सिर उठाकर अपने सामने देखा, आर्यन और मानव फर्श पर ऐसे प्रकट हुए मानो छत से टपके हों। मनवर को इनके साक्षात दर्शन पहली बार हो रहे थे। दोनों ही लड़के 25 से 30 के बीच की उम्र के लग रहे थे। कमर की बेल्ट पर फुटभर लंबे बाणों का गुच्छा लटकाए और हाथ में मध्यम आकार का धनुष थामे। लगभग 6 फुट के आसपास दोनों ही बिल्कुल एक जैसी कदकाठी के। सामान्य सी टी शर्ट और जीन्स पहने वो कहीं से भी किसी पिछड़े कबीले के सदस्य जैसे नहीं थे। हाँ, बस उनके हथियार कुछ पुराने जमाने के थे। उनके आधे चेहरे रूमाल से ढके हुए थे, लेकिन मनवर उनकी आंखें और माथा देखकर समझ सकता था कि इनके नैन नक्श लुभावने ही होंगे। चंद्रदेव कुल का एक चिराग शशांक जो उनके कब्जे में था, वो खुद काफी आकर्षक व्यक्तित्व का बंदा था। चुपचाप जाने दोगे तो दूसरा तीर नहीं छोड़ेंगे हम, मानव ने मीठी सी आवाज में कहा, जिसके कंधे के पीछे से शशांक इस तरफ झांक रहा था। और ना जाने दूं तो? उसने कहा ही था कि एक और वैसा ही तीर आकर उसकी जांघ पर धंस गया। मनवर दर्द से दोहरा हो गया और वहीं चौखट पर गिर गया। अब तो जाने दोगे? कहते हुए आर्यन ने अपना धनुष नीचे किया और दरवाजे की ओर पलट गया। यहाँ अपनी जान हलक में फंसी महसूस करता मनवर दांत पीसता वहीं छूट गया। वह लोग बातों में वक्त बर्बाद करने वालों में से थे ही नहीं। ये तीर बहुत बड़े नहीं थे और ना ही इनसे इतना बड़ा जख्म मिला था कि वो खुद से बस कुछ इंच दूर पड़ी रिवॉल्वर ना उठा सके। जब पहला तीर उसके कंधे पर लगा तो उसे लगा जैसे दर्द उसके हाथ को सुन्न करते हुए आगे बढ़ रहा है। फिर जब ये दूसरा तीर जांघ पर लगा तो उसे समझ आ गया कि ये तीर या तो किसी खास धातु के बने हैं या फिर इनकी नोक पर किसी तरह का घातक पदार्थ लगा है, जो उसे लकवे की हालत में पहुंचा चुका है। वो बस उन तीनों को अपने सामने आराम से जाते हुए देख रहा है और अंदर ही अंदर दुआ कर रहा है कि पांडे और अर्जुन यहाँ आ जाए। फिर कुछ ही देर में दरवाजे को तकते हुए उसकी आंखें बंद हो गई। उस उजाड़ घर के तकरीबन 10-15 मीटर तक केवल झाड़ियां और पेड़ थे। उसके बाद ही एक सुनसान सड़क थी जहां काले रंग की एक SUV खड़ी थी। आर्यन और मानव शशांक को खींचते हुए उसी गाड़ी तक लेकर आए। ना उसके हाथ बंधे थे और ना पैर, जैसे उन्हें यकीन था कि वह उनसे भागने की कोशिश करेगा ही नहीं। उसे गाड़ी में धकेलने के बाद आर्यन जाकर चालक कुर्सी पर बैठा और यूं ही उसकी आंखें पीछे मानव पर गई, जो कि अब तक गाड़ी के पिछले दरवाजे से 2 कदम दूर खड़ा है। उसके दोनों हाथ हवा में हैं। क्या हुआ? आर्यन ने उससे पूछा तो मानव की कनपटी पर रिवॉल्वर टिकाए ठीक उसके पीछे से अर्जुन सामने आया, एक भारी सांस छोड़ते हुए। मान गए यार, बहुत इंतजार कराया तुम लोगों ने। चलो अंदर चलकर बात करते हैं। जब तक आर्यन की आंखें वहां से हटी, तब तक पिछली सीट से पांडे ने शशांक को भी गनपवाइन पे गाड़ी से बाहर निकाल लिया था। आखिरकार मछलियां जाल में फंस ही गई थी।
पांडे और अर्जुन ने रिवॉल्वर की नोक पर उनके वो खास हथियार जब्त किए और वापस उसी घर के अंदर लेकर आए। यहां एक और मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। मनवर रसोई की दहलीज के आर पार बेहोश पड़ा था। उसका एक हाथ और एक पैर नीला पड़ा हुआ था। ओ मनवर! उसे देखकर अर्जुन और पांडे एक साथ चिल्ला पड़े। अर्जुन ने पांडे को इशारा किया कि जाकर उसे देखे और खुद इन तीनों को 3 अलग अलग कमरों में बंद कर दिया। वो केवल बेहोश है, पता नहीं कैसे तीर मारे हैं सालों ने, हाथ पैर नीले पड़ गए हैं। पांडे हकबकाया सा बोला। इस बीच अर्जुन उसके घाव को गौर से देख रहा था। मैं उसे अस्पताल लेकर जाता हूं। जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका इलाज इन्हीं के पास होगा। कहते हुए अर्जुन पांडे के साथ एक कमरे में गया जहां आर्यन बंद था। वो एक कोने में बैठा था। मनवर के साथ क्या किया तुम लोगों ने? अर्जुन ने सीधा सवाल किया। प्रतिरोध? क्या? पांडे बहुत चकासा उसे घूरने लगा। हिंदी में बात कर साले! हुंकारता हुआ पांडे एक कदम आगे आ रहा था कि वो हिंदी ही बोल रहा है। अर्जुन ने एक थका सा हाथ उसके सीने पर रखकर वही रोक लिया। वो अपनी कमर को हाथ से सहारा देता हुआ आर्यन के सामने आकर बैठा। बुखार और कमजोरी के अलावा उसे अपनी एक एक हड्डी में दर्द महसूस हो रहा है। देख यार, इस समय मैं तेरा स्वागत करने की हालत में बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन अगर करना पड़ा तो भयानक ही स्वागत हो जाएगा तेरा। अर्जुन ने आर्यन का एक तरफ घूरता चेहरा अपने सामने स्थिर किया। दवा बता उस जख्म की। मनवर को क्या किया है तुम लोगों ने? हमने उसे चेतावनी। उसकी नजरें यूं ही पांडे से मिली और वो अटक सा गया। वॉर्न किया था लेकिन वो माना नहीं। हमें शशांक को यहां से किसी भी हाल में लेकर जाना था। किसके ऑर्डर पर? अर्जुन के सवाल पर उसने फिर नजरें फेर ली। क्या तुम्हारे दाजू ने ही इसे लाने को कहा है? सुनते ही आर्यन की आंखें आश्चर्य के भाव के साथ वापस उसी पर आ गई। उसी पल पांडे का मोबाइल भी बज उठा।